Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is part of NISM 5A Mutual Funds playlist. मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड लोग एक अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए सो दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड एंड ऑफ द वीडियो ये तीनों जगह मिल जाएगा। एक बार आप चैप्टर 1 to 12 सारे वीडियोस देख लेंगे एंड 100 एमसीक्यू वाला वीडियो एंड न्यूमेरिकल वीडियो जिसमें हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है अलोंग विद फॉर्मूलाज एंड आंसर्स। ठीक है, सो आप उसको देख लीजिएगा एंड उसके बाद ये मॉक टेस्ट 2 आप अटेम्प्ट कीजिए एंड ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा एज कम्पेयर टू मॉक टेस्ट 1 सो दैट आप मेन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, और अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। सो गाइस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना एग्जाम्स में आपको ज्यादा आएंगे जिसमें आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स बोलेंगे और आपको 3-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा दिए जाते हैं तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्ली पूछ क्या रहा है। A, individuals can register up to 5 bank accounts with a mutual fund. B, non-individual can register up to 10 bank accounts with a mutual fund. ठीक है, तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड जो है ना वो इन्वेस्टर्स को है ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो अपने ना मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स जैसे कि हम जैसे लोग, राइट, रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स, वो क्या कर सकते हैं, अप टू 5 बैंक अकाउंट्स है ना वो अपने म्यूचुअल फंड फोलियोज के साथ ये कर सकते हैं, रजिस्टर करके कनेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट वो रिडेम्पशन जब करेंगे, मतलब सेल करेंगे म्यूचुअल फंड्स, तो वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ जाए। डिविडेंड्स जो अनाउंस होता है वो भी उनके बैंक अकाउंट में आ जाए, या कोई भी और पे आउट होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल अप टू 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं एंड जो नॉन इंडिविजुअल होता है ना वो 10 बैंक अकाउंट रजिस्टर करके रख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बोथ ए एंड बी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दोनों भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इज हैंडल्ड बाय ट्रस्टीज, ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, जो अलग अलग स्कीम्स होती है एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, उसका मैनेजमेंट जो एवरीडे बेसिस पे होता है वो कौन करता है? क्या वो ट्रस्टी उसको हैंडल करता है या कोई और हैंडल करता है? तो इसी को हमें ट्रू फॉल्स के हिसाब से हमें आंसर करना है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉल्स, क्योंकि ट्रस्टीज कभी भी डे टू डे मैनेजमेंट में घुसते नहीं है। उनका काम होता है लीगल चीजों को, कंप्लायंस वगैरह सब सही से हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे कि नहीं, वो सब हैंडल करना। ठीक है, तो कौन करता है? डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है वो ऑफ स्कीम्स इज हैंडल बाय एन एएमसी। एएमसी क्या करता है? सारी डे टू डे मैनेजमेंट को हैंडल करता है और एएमसी अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? बाय द स्पॉन्सर और द ट्रस्टी। ये भी पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया है सो दैट इसके रिलेटेड आपको कोई ये वाला भी पॉइंट का क्वेश्चन पूछते तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a multi-cap fund can have Nifty 500 index as its benchmark. State whether true or false. Option A true, option B false. तो guys पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक मल्टी कैप फंड जो है क्या उसके लिए निफ्टी 500 जो इंडेक्स होता है उसको बेंचमार्क रखा जा सकता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, सो इसका हमें ट्रू फॉल्स में हमें पता लगाना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज फॉल्स। तो आप बताइए आंसर क्या है? यस गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। जिसको भी इसका मतलब नहीं समझना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहले हमें समझना यह है कि मल्टी कैप फंड क्या होता है। मल्टी कैप फंड में क्या होता है ना, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज, ये तीनों को भी खरीद के रखा जाता है मल्टी कैप फंड बनाने के लिए। ठीक है, और प्रपोर्शन जो सेबी ने डिसाइड किया है उस बेसिस पे। ठीक है, अब निफ्टी 500 को अगर आप देखो तो निफ्टी 500 में सबसे पहला जो 100 कंपनीज होता है वो लार्ज कैप होता है। हाँ, उसके बाद जो 150 कंपनीज होती है वो मिड कैप की होती है निफ्टी 500 इंडेक्स में। ठीक है, एंड बचा कितना? 250 कंपनीज जो होती है वो स्मॉल कैप कंपनी होती है। और ये सारी जो है ना एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। समझिए, अगर लार्ज कैप कंपनीज 100 है तो उसमें जो सबसे हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो वो फर्स्ट नंबर का कंपनी हुआ, और धीरे धीरे वैसे वैसे रेटिंग रैंकिंग होती है उनकी। तो ये तीनों को मिला के अगर ये बन रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स बन रहा है, और वैसा ही सेम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को मिला के मल्टी कैप फंड बन रहा है, तो डोंट यू थिंक
एप्पल को हम एप्पल से ही कंपेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली इसी वजह से इसका आंसर आएगा ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड एंटिटीज एसोसिएटेड विद अ म्यूचुअल फंड हु हैज टू मैंडेटरीली कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पस ऑफ द म्यूचुअल फंड। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे है ना म्यूचुअल फंड एंटिटी के साथ क्या होता है, उनका एसोसिएशन होता है, ठीक है, कंपनी के साथ एसोसिएशन होता है। तो अब इनमें से कौन ऐसा है जिसको है ना मैंडेट किया गया है, मैंडेटरी किया गया है कि वो है ना म्यूचुअल फंड के कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द ट्रस्टीज, ऑप्शन बी द कस्टोडियंस, ऑप्शन सी द एएमसी, ऑप्शन डी द स्पॉन्सर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स ही होते हैं ना जिनका आइडिया होता है म्यूचुअल फंड बिजनेस करने का, ठीक है गाइस। इसी वजह से स्पॉन्सर्स को है ना खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एक म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर। सो अगर आप एक्सप्लेनेशन में भी देख पा रहे होंगे तो मैंने वही लिखा हुआ है, द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय वन और मोर स्पॉन्सर्स हु आर द मेन पर्संस बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस। और स्पॉन्सर को हम प्रमोटर भी कहते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस का, ठीक है, क्योंकि वही आइडिया भी लाता है, वही ओनर होता है एक तरीके से, राइट, एंड वही प्रमोट कर रहा है म्यूचुअल फंड को इंडिया के अंदर, राइट। इसी वजह से उसको प्रमोटर भी कहा जाता है। अब स्पॉन्सर कितना मतलब अपने नेटवर्थ का जो है ना, एएमसी का जो नेटवर्थ है उसका कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट करेगा, एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ जो एएमसी में से आता है उसको वो कंट्रीब्यूट करेगा म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which distributor will be covered under the due diligence process of asset management company as mandated by SEBI? Option A, a distributor who has presence in more than 10 locations. Option B, a distributor who has AUM, asset under management, of over rupees 100 crores from non-institutional investors. Option C, a distributor who has received commission of over rupees 25 lakhs from one mutual fund. Option D, all of the above. So ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को अंडर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जाना पड़ेगा ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी जो मैंडेट किया गया है सेबी के द्वारा। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। And the correct answer will be option B, a distributor who has an AUM of over rupees 100 crores from non-institutional investors. तो इसका एक्सप्लेनेशन गाइस ये है कि सेबी ने ना सारे एएमसीज को है ना मैंडेटरी करके रखा हुआ है कि वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर वो नीचे दिए गए चारों क्राइटेरिया में से कोई एक या उससे ज्यादा फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है, तो उनका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली करना होगा, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना होगा, सो दैट सेबी है ना रेगुलेट कर पाए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फ्रॉड या गलत काम ना कर पाए, ठीक है। तो ये चारों को एक एक करके समझते पड़ रहा है, इंटरेस्टिंग है ये चीज। सबसे पहला है मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, मोर देन 20 लोकेशंस। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 20 लोकेशन से ज्यादा में प्रेजेंस रखता है, अपना वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 20 लोकेशन से ज्यादा, तो उनका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है बाई एएमसी। सेकेंड, अगर असेट अंडर मैनेजमेंट वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रेस कर रहा है अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर वो बहुत सारे एएमसीज के साथ एम्पैनल है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम बना लेता है इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। याद रखिएगा कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच बेच के, इसमें इंस्टीट्यूशन वाले बंदे नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बजाज फाइनेंस को बोलता हूँ आप इसमें मेरे थ्रू इन्वेस्ट करो, तो वो तो करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, 20-20 करोड़, 50 करोड़, राइट। लेकिन अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को मैं बोल रहा हूँ तो वो तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएगा, राइट। तो अगर वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके 100 करोड़ के ऊपर लेके चला गया वो, ठीक है, तो हमें वहां पर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर्स तो आएंगे, बट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भले ही कम कमाते हैं और कम इन्वेस्ट करते हैं, बट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, उनकी नेटवर्थ इतनी हाई होती है कि वो बड़ी बड़ी अमाउंट को लगाते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी असेट क्लास में, ठीक है, तो इनको भी इंक्लूड करना है। थर्ड पॉइंट है द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर रुपीज 1 करोड़ पर एनम अक्रॉस द इंडस्ट्री। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ एक साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का कमीशन रिसीव किया है कोई मिला के सारे म्यूचुअल फंड कंपनी से जहां जहां वो एम्पैनल्ड है, तो उनका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होना इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन कि अगर वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी एक म्यूचुअल फंड से 50 लाख रुपए का कमीशन उठाया है एक साल के अंदर, तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें। अब हमारा आंसर क्वेश्चन में आंसर बी क्यों रहा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था कि 10 लोकेशन से ज्यादा, लेकिन यहाँ पर 20 लोकेशन से ज्यादा होगा तो ही ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट था 25 लाख, बट यहाँ पर तो 50 लाख के ऊपर बोल रहा है ना, किसी एक म्यूचुअल फंड से अगर 50 लाख के ऊपर का कमीशन आएगा तो ये दोनों पॉइंट चला गया।
और ऑल ऑफ दी अबाउट तो चांसेस ही नहीं बनता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज रुपीज 15 crore, इट्स करंट लाइबिलिटीज आर रुपीज 2 crore, द यूनिट कैपिटल इज रुपीज 10 crore एंड द फेस वैल्यू पर यूनिट इज रुपीज 10, calculate the NAV per unit, and the options are option A rupees 15, option B rupees 10, option C rupees 11.50, option D rupees 13। सो गाइज हमें इस क्वेश्चन में यही डायरेक्ट पूछा गया कि हमें NAV पर यूनिट निकालना है, ठीक है। सो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कैसे निकालना है अगर आपने कभी भी NAV कैलकुलेट नहीं किया है तो, और अगर आपने किया है तो प्लीज आप खुद से ही इसका आंसर दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी रुपीज 13। कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा कि नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अदर देन टू यूनिट होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। सो गाइस सबसे पहले ना हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में हमारे को कहीं भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स नहीं दिया था। हमें क्या दिया था, यूनिट कैपिटल कितना है और फेस वैल्यू कितना है। और यूनिट कैपिटल का मतलब क्या होता है ना कि जितना अमाउंट उन्होंने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच के रेज किए थे, तो उन्होंने कितने यूनिट कैपिटल रेज किया था, 10 करोड़, और फेस वैल्यू कितना था पर यूनिट का, वो था 10 रुपए। जब पहली बार म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होता है ना और वो यूनिट्स बेचते हैं तो उसका एक यूनिट का फेस वैल्यू 10 रुपए ही होता है उस वक्त, ठीक है। तो हम यूनिट कैपिटल को डिवाइड बाय जब फेस वैल्यू करेंगे, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 करोड़ यूनिट्स। 1 करोड़ यूनिट्स उन्होंने मतलब मार्केट में बेचे थे, जिसको हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेट एसेट वैल्यू में, नेट एसेट के फॉर्मूला में हम सारे वैल्यू पुट डाउन करते हैं। तो हमारा टोटल एसेट्स कितना था, 15 करोड़ का, माइनस लाइबिलिटीज हमारा 2 करोड़ का है, एंड डिवाइडेड बाय जो अभी हमने 1 करोड़ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स निकाला वो 1 करोड़ आ जाएगा। अभी गाइज मैंने ना करोड़ को जीरो जीरोस में लिखता तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने सीआर रखा है, ठीक है। तो 15 करोड़ माइनस 2 करोड़ इज 13 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़। अगर 13 को 1 से अगर हम डिवाइड करें तो रुपीज 13 आता है, और सीआर कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। सो रुपीज 13 विल बी आवर फाइनल आंसर, जो कि होगा net asset value is equal to rupees 13 per unit। Question number 7, a top performing scheme within a category is dash। So guys हमें यहाँ पर है ना fill in the blanks करना है relevant आंसर के हिसाब से, ठीक है। So ध्यान से पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ। A top performing scheme within a category is the best choice for an investor to invest his funds। Option B, a top performing scheme within a category usually remains the top performer for a long period of time। Option C, a top performing scheme within a category may or may not be the top performer in future। Option D, a top performing scheme within a category usually be the worst performer in the future। तो जो हमें समझ में आया उसे हमें क्या पता चलता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम होती है ना, क्या वो हमेशा एक बेस्ट चॉइस होती है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए? क्या आपको लगता है ये चीज? नहीं, राइट। ऑप्शन बी। अब यहाँ पर क्या है कि एक टॉप परफॉर्मिंग स्कीम हमेशा टॉप परफॉर्मर ही रहेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी एक मिथ है, ऐसा कभी भी होता नहीं है कि एक टॉप परफॉर्मर हमेशा टॉप परफॉर्मर ही रहेगा, ठीक है। सी, ये चांसेस है होने के कि एक टॉप परफॉर्मिंग स्कीम मे और मे नॉट बी द टॉप परफॉर्मर इन फ्यूचर। मे भी वो कल जाके भी अच्छा परफॉर्म करे या वो परफॉर्म ना करे, ठीक है, वो टॉप परफॉर्मर अच्छा ना रहे। एंड द डी विल बी a top performing scheme within a category usually be the worst performer in the future। बट ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए हर स्कीम के साथ या होगा ही। एक टॉप परफॉर्मिंग स्कीम में भी थोड़ा कम परफॉर्म कर सकती है, बट हमेशा यूजुअली वर्स्ट परफॉर्मर रहे ऐसा जरूरी नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मे और मे नॉट बी द टॉप परफॉर्मर इन फ्यूचर। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं मैं कि अब तक है ना जो एक्सपीरियंस या जो बोलते हैं ना टाइम ने जो हमें शो किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या स्टॉक मार्केट के अंदर भी, कि जितने भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहे हैं ना फॉर अ पीरियड, वो हमेशा है ना टॉप पे रहते नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नियर द टॉप भी नहीं रहते, समझो किसी और ने टॉप कर दिया है और कोई सेकंड टॉप आ गया, थर्ड टॉप आ गया, लेकिन ये उनके आस पास भी नहीं रहते हैं। इसी वजह से कभी भी ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कोई स्कीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 3 साल में तो आगे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा कोई भी कंडीशन के हिसाब से कभी भी इन्वेस्ट करना वाइज अप्रोच नहीं है, मतलब समझदारी नहीं है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट्स में ना हमेशा ये डिस्क्लेमर यूज किया जाता है जो सेबी ने मैंडेट करके रखा है करने के लिए, कि पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन्ड इन द फ्यूचर। सो दैट किसी को ऐसा फील ना हो कि पास्ट में अगर किसी ने 20% का रिटर्न दिया है सीएजीआर तो बाद में भी उतना ही हो, ठीक है। सो और अलग अलग मेट्रिक्स भी होते हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि यही परफॉर्मर अच्छा बन सकता है देन आप इन्वेस्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिल्ट फंड। गिल्ट फंड क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट फंड। जो है ना डेट म्यूचुअल फंड जो होता है उसका एक कैटेगरी होता है गिल्ट फंड, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेजरली इन्वेस्ट किया जाता है टिल मेच्योरिटी, ठीक है। सो अब इसमें से जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें पता लगाना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है स्टेटमेंट, ठीक है।
So first option A, the minimum investment in government securities as a percentage of total assets is 70%. Option B, the minimum investment in GSECs as a percentage of total assets is 75%. Option C, the minimum investment in GSECs as a percentage of total assets is 80%. Option D, the minimum investment in GSECs as a percentage of total assets is 85%. And the correct answer is option C. The minimum investment in GSECs as a percentage of total assets is 80%. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि गिल्ड फंड जो होता है ना वो एक ओपन एंडेड डेट स्कीम फंड होता है, ठीक है, और वो ना इन्वेस्ट करता है हेवीली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैच्योरिटी तक, ठीक है। अब वो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है ना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो करेगा वो 80% का होता है। अगर 80% से नीचे अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर वो गिल्ड फंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। 80% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। अगर उनके पास समझो 1 करोड़ रुपए है तो उसमें से 80 लाख रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा तब वो गिल्ड फंड बनेगा। बाकी जो 20% है वो किसी और भी डेट सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है या कैश में भी होल्ड किया जा सकता है बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9, डैश विल हेल्प द इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड the suitability of a mutual fund scheme to them. Option A, product label. Option B, standard deviation slash beta. Option C, tracking error. Option D, alpha of the scheme. अभी देखिए ये चारों भी पैरामीटर है ना एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर्स को क्या ऐसी चीजें, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें जो मदद करेगी एक म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सूटेबल है कि नहीं वो पहचानने में या समझने में, ठीक है। सो आप आंसर बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोडक्ट लेबल। एक्सप्लेनेशन इसका यह है कि जो रिस्क लेवल होते हैं ना वो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में अलग अलग और उनकी कैटेगरीज में अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन फिर उसको समझने के लिए है ना म्यूचुअल फंड स्कीम जो है उसका जो प्रोडक्ट लेबलिंग होता है ना उससे बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसी वजह से सेबी ने ना इंट्रोड्यूस किया था प्रोडक्ट लेबलिंग को और सारे म्यूचुअल फंड्स को बोला था कि आप अपने अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को लेबल कीजिए सो दैट गलत बोलते हैं ना मिस सेलिंग ना हो, इन्वेस्टर्स को पता हो कि वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितना रिस्क ले रहे हैं। सो प्रोडक्ट लेबलिंग में क्या क्या आता है, नेचर ऑफ द स्कीम कि वो स्कीम में रिस्क क्या है, वो किस स्कीम किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, क्या वो लॉन्ग टर्म होराइजन से बनाया गया है या शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया है या मीडियम टर्म के लिए बनाया गया है, उसका नेचर क्या है, लेवल ऑफ रिस्क कितना रहेगा, हाई रिस्क, लो रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ठीक है। सो ये सारी चीजें है ना प्रोडक्ट लेबलिंग के अंदर आती है जिससे एक इन्वेस्टर को इजीली अंडरस्टैंड बोलते हैं ना हो जाता है कि भाई हाँ ये स्कीम मेरे लिए सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट विच ऑथराइजेज अ कंपनी टू इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन पास्ड इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। ऑप्शन बी, स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। Option C, as per the Companies Act, a company cannot invest in mutual fund. Option D, as per the Companies Act, a company can invest in mutual fund scheme as long it is beneficial to the interest of shareholders without any special authorization. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो गाइस आपको तो पता ही होगा राइट कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक कंपनीज एक्सेट्रा है ना ये ना नेचुरल पर्संस नहीं होते हैं, इसी वजह से ना इनके लिए ना मतलब एक ऑथराइज्ड इंडिविजुअल होता है जो इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। तो समझिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता, एक कंपनी है वो डायरेक्टली है ना इन्वेस्ट नहीं कर सकती है म्यूचुअल फंड में, इसी वजह से ना उस कंपनी के अंदर किसी एक को ऑथराइज किया जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल को कि आप कंपनी के बिहाफ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे ना, सो उसके लिए सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल एंड वन ऑफ देम इज ऑथराइजेशन फॉर द इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट। अब ये है ना जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे डिसाइड होता है, ये जो है ना टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ बोर्ड रेजोल्यूशन। अभी बोर्ड मेंबर्स जो बैठते हैं ना, बोर्ड मेंबर्स है ना डिसाइड करके उसका है ना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देते हैं कि हाँ इस इंस्टीट्यूशन में से इस बंदे को बोलते हैं ना इन्वेस्ट करने के लिए अलाउड है। Question number 11. Can the fundamental attributes of the scheme be changed? If yes, how? Option A, yes, but with the consent of 100% of unit holders. Option B, yes, but with the permission of AMFI and SEBI. Option C, yes, but this should be communicated to unit holders who should be provided an option to exit the scheme. Option D, no, the fundamental attributes cannot be changed as it is based on these attributes that investors have invested their money. So guys, ये क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है कि समझो अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ना 1 करोड़ इन्वेस्टर्स ने ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था जिसका ना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा और इसमें रिस्क ना थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, लाइक मीडियम रिस्क रहेगी, ठीक है, मॉडरेट रिस्क। एंड ना वो 10 साल के एक होराइजन के हिसाब से लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अब ना अचानक से है ना 2-3 साल के बाद म्यूचुअल फंड का मन करेगा
कि म्यूचुअल फंड कंपनी का मन करेगा कि हम ना इसका पूरा फंडामेंटल एट्रीब्यूट ही बदल के हम इसको है ना शॉर्ट टर्म के लिए बना देते हैं ना, 2-3 साल के लिए इसका टाइम पीरियड रहेगा और इसमें रिस्क वेरी हाई हो जाएगा। तो अब आपको नहीं लगता है कि इन्वेस्टर्स के साथ ये धोखा हो गया, राइट? तो अब है ना इसमें अगर आपको क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अगर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज हो सकता है किसी स्कीम का या नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे? तो चारों ऑप्शन से आप आंसर दीजिए। And the correct answer will be option C, yes, but this should be communicated to the unit holders who should be provided an option to exit the scheme. तो गाइस इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहले ना ट्रस्टीज का काम क्या होता है कि वो ना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखें, लेकिन ये मूव से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहला काम होता है कि ट्रस्टी है ना ऐसा कोई परमिट ही ना दे कि वो चेंज ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हो जाए उस म्यूचुअल फंड स्कीम का, ठीक है, या कोई भी अदर चेंज हो जो अफेक्ट करेगा यूनिट होल्डर्स को, मतलब इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर ट्रस्टी समझो इसका परमिशन देता भी है तो एक रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, एक लेटर समझो रिटर्न वाला, वो है ना हर यूनिट होल्डर को भेजना होगा म्यूचुअल फंड कंपनी को। ऊपर से एक नोटिस है ना न्यूज़पेपर में छापना होगा जिसका नेशनल सर्कुलेशन हो, मतलब एक ऐसा न्यूज़पेपर जो पूरा नेशन वाइड सर्कुलेट होता है, पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता होगा, बहुत फेमस होगा। उसमें एक आर्टिकल डालना पड़ेगा, एक नोटिस डालना पड़ेगा। एंड इसके बाद भी यूनिट होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो करंट एनएवी पे है ना एग्जिट हो जाए और है ना उसपे कोई एग्जिट लोड भी ना लगे, अगर कोई एग्जिट लोड लायबल होता है तो भी ना लगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, फिर इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत नहीं होगा, इन्वेस्टर्स चुपचाप उस फंड में से निकल सकते हैं, डिसाइड करके कि हाँ अब उनको ये वाले फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स वाले म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ रहना है या नहीं रहना है। किसी को रहना तो रह सकता है, जिसको लगा कि ये गलत है, मैंने इस चीज के लिए इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो वो निकल सकता है। Question number 12. No investor can have a holding of more than dash of a scheme. Option A 20%, option B 10%, option C 25%, option D 15%. तो इसका मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर का मतलब होल्डिंग किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब आपको बताना है आंसर क्या है अगर आपको आता है तो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 25%। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। एक स्कीम या कोई जो प्लान होता है ना, म्यूचुअल फंड स्कीम या उसका प्लान, उसमें ना मिनिमम है ना 20 इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना ही होता है। एंड किसी भी इन्वेस्टर का ना मतलब 20 से ज्यादा तो हो ही सकता है ना, ऑब्वियसली मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टेड होने चाहिए एज पर सीबी। एंड कोई भी इन्वेस्टर का बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट मोर देन 25% ऑफ द कॉर्पस, स्कीम का जो कॉर्पस है उसमें नहीं होना चाहिए। तो समझिए 100 करोड़ रुपए है एक स्कीम का कॉर्पस, तो उसका जो 25% है उसको कोई एक सिंगल इन्वेस्टर एक्सीड नहीं कर सकता है, ऐसा रूल्स है। लेकिन समझो गलती से ना किसी ने ना एक्सीड कर दिया उसको, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी ना, उस इन्वेस्टर को नोटिस देगी, 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है कि आप है ना 25% से उसको नीचे लेके चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. Tactical asset allocation is suitable for seasoned investor with large investable surpluses. Option A true, option B false. तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन मतलब होता है ना कि कोई एक म्यूचुअल फंड मैनेजर या इन्वेस्टर वो क्या करता है कि रीसेंट इवेंट्स या न्यूज के बेसिस पे ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट वो बोलते हैं ना 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, 3 महीने में फायदा हो जाए, शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट बने एज पर द इवेंट्स या न्यूज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन किसके लिए सूटेबल है, क्या वो सीजनड इन्वेस्टर विद लार्ज इन्वेस्टेबल सरप्लसेस वालों के लिए सूटेबल है, ट्रू या फॉल्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। ऑब्वियसली गाइस कि कोई भी इन्वेस्टर अगर टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करना चाहता है ना, तो उनके पास लार्ज मतलब अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, राइट, सो दैट वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अगर डालेंगे मार्केट में तो वो छोटे मोटे न्यूज और इवेंट्स के बेसिस पे ना उनको हैवी प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस होगा। और अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो फिर उसके लिए ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन उतना फायदेमंद वाली चीज नहीं है। और मैं आपको इसके साथ एक एक्स्ट्रा टिप भी देना चाहता हूँ कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन को है ना हम डायनामिक एसेट एलोकेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14. एन एप्लीकेशन फॉर रीपर्चेज इन इक्विटी कम्स एट 3:30 PM. व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल एनएवी? सो गाइस यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक इन्वेस्टर है जिन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ना उन्होंने 3:30 बजे के करीब एप्लीकेशन डाला कि उनको म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने हैं और उनको पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो किस दिन का एनएवी मिलेगा उनके बेचने पे, मतलब उनके सेलिंग पे कौन सा एनएवी लगना चाहिए? सो चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए इज क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। ऑप्शन बी क्लोजिंग एनएवी ऑफ द एप्लीकेशन डे। ऑप्शन सी क्लोजिंग एनएवी ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे। ऑप्शन डी क्लोजिंग एनएवी ऑफ द प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन डे।
एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्लोजिंग एनएवी ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे। सो गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहले तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट फंड्स अदर देन लिक्विड फंड्स, हाँ लिक्विड फंड्स अलग साइड में रखेंगे, हाँ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हो या डेट फंड्स हो, इनका कट ऑफ टाइमिंग है ना परचेज सेल, चाहे आप स्विच आउट करो या स्विच इन करो, सबके लिए 3 बजे का है। लेकिन हमारे को यहाँ पर रीपर्चेज पूछा जा रहा है, मतलब रिडम्पशन के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो 3 बजे का अगर कट ऑफ टाइम है तो दो कंडीशन होता है, अगर आप रिडम्पशन एंड स्विच आउट कर रहे हो और अगर आपने 3 बजे के पहले अगर उन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया रिडम्पशन का, सेम डे का एनएवी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने 3 बजे के बाद डाला तो नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी मिलेगा। सो यहाँ पर 3:30 बजे डाला गया है आफ्टर द कट ऑफ टाइम, इसी वजह से नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी लगेगा और उसके हिसाब से उनको पेमेंट रिलीज किया जाएगा। और वो इक्विटी ओरिएंटेड डेट फंड्स इन दोनों के लिए भी वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एन एनएफओ? एनएफओ का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए। ऑप्शन ए, एडिशनल परचेज बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट डन बाय एनी इन्वेस्टर इन द न्यू स्कीम। ऑप्शन सी, एडिशनल परचेज बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन अनदर स्कीम। ऑप्शन डी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट डन बाय एनी इन्वेस्टर इन द न्यू स्कीम। जिनको एनएफओ का मतलब नहीं पता, एनएफओ का मतलब ये होता है कि कोई एक नया म्यूचुअल फंड स्कीम बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी जब लॉन्च किया जाता है मार्केट में, उसको एनएफओ बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम है न्यू फंड ऑफर। जैसे अगर आपको रिलेट करवाऊं मैं, तो जैसे स्टॉक मार्केट में जब कोई एक नई कंपनी अपना स्टॉक लेके उतरती है फर्स्ट टाइम, तो उसको आईपीओ बोलते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए उसको एनएफओ कहा जाता है। Question number 16. SAI needs to be updated every dash. Option A month, option B half yearly, option C quarterly, option D yearly. And the correct answer is option D yearly. SAI क्या है गाइस? स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है एएमसी की, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को आप देख रहे हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में सब कुछ लिखा है, उनके ऑपरेशंस, उनकी पॉलिसीज, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। और है ना, सेबी ने बोला है कि एसएआई का है ना जो अपडेशन है ना, एवरी फाइनेंशियल ईयर के ना लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं ना, एंड होने की लास्ट 3 मंथ्स, उसमें अपडेट हो जाना चाहिए, मतलब साल में एक बार अपडेट होना चाहिए, राइट। जैसे समझिए, एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, करेक्ट। तो उसके जो पहले जो 3 महीने हैं ना, मार्च को लेकर फरवरी और जैन, ये तीन, हाँ 3 महीने के अंदर उनको अपडेट कर देना है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो दैट सब कुछ अपडेटेड रहे। अब इसका मतलब ये है कि पूरे एक फाइनेंशियल में एक बार ही अपडेट हुआ ना, इसीलिए इसको, इसका आंसर होगा ईयरली। Question number 17. An investor can remit money in an Indian mutual fund from abroad through dash. Option 1, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, which is also called as SWIFT. Option 2, Immediate Payment Service, INPS. Option 3, Real Time Gross Settlement, RTGS. अब ये चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3 एंड ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। इसमें से कौन सा वाला आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट, मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम स्विफ्ट कहते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं गाइस कि जब भी है ना कोई इन्वेस्टर इंडियन म्यूचुअल फंड में अब्रॉड से, बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो वो कभी भी आईएमपीएस या आरटीजीएस या एनईएफटी इन चीजों का उपयोग करके इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों भी चीज ना इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो तो ही आप ट्रांसफर वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हो इंडियन म्यूचुअल फंड में, तो आपको स्विफ्ट फैसिलिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्विफ्ट ट्रांसफर्स जो है ना, वो है ना, मतलब डिफरेंट जोग्राफीज और डिफरेंट बोलते हैं ना मल्टी लेवल ऑफ सेम बैंक या मल्टीपल बैंक, इन सबके लिए है ना वर्क करता है। Question number 18. Advantage of investing in PPF is dash. Option A, tax-free return every year. Option B, any amount of investment in the scheme. Option C, premature withdrawal is allowable after 1 year. Option D, loan is available at any time. ठीक है। सो पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है गाइस, इसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। ये 15 साल का लॉकिंग पीरियड के साथ आता है, जो गवर्नमेंट से बैक्ड किया गया है, ठीक है। इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है। सो वो मैं कभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, बट अभी फिलहाल आपको इसका आंसर देना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टैक्स फ्री रिटर्न एवरी ईयर। सो पीपीएफ में क्या होता है ना गाइस, कि है ना आप है ना जो भी
इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, समझो 1.5 लाख तक का है ना, एक साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम। तो अगर समझो आप 1.5 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर देते हो, और अब आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करने जाओगे ना, तो अंडर सेक्शन 80C आप डिडक्शन ले सकते हो पूरे 1.5 लाख का, क्योंकि आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया था। तो क्या होगा, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है ना, मतलब जो भी आपका टैक्सेबल इनकम आ रहा है उसमें से ये माइनस हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा, आपका टैक्स कम या नील हो सकता है। बहुत लोग इसके लिए ये चीज को यूज करते हैं। अब अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि एडवांटेज पीपीएफ का ऐसा नहीं है कि वो कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ना इसमें भी एक वो लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है कि आप मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 से लेके 1.5 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी एक साल में। आप ऐसे नहीं, मन है तो एक साल में आप 2 लाख इन्वेस्ट कर देते हो या 200 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं चलेगा। 500 से लेके 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसीलिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, प्री मेच्योर विड्रॉल इज अलाउएबल आफ्टर 1 ईयर। ऐसा नहीं होता है। पीपीएफ क्या होता है ना, 15 ईयर्स के लॉक इन पीरियड पे आता है, लेकिन अगर आपको स्टिल प्री मेच्योर विड्रॉल करना है ना, तो कुछ 7 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं आपके पीपीएफ पे, तब जाके आप एक प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन दैट टू ऑन सम कंडीशंस, जैसे कि मैरिज या फिर हायर एजुकेशन या मेडिकल इमरजेंसी, ऐसे कुछ रीजंस की वजह से। एंड ऑप्शन डी, लोन इज अवेलेबल एनी टाइम। लोन भी आपको है ना पीपीएफ पे मिलता है, ये भी एक उसकी बेनिफिट है, बट लोन आपको है ना जस्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग में पीपीएफ में आप लोन नहीं ले सकते, कुछ 3 साल के बाद, हाँ 3 साल के बाद ही आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो। सो ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसी वजह से टैक्स फ्री रिटर्न एवरी ईयर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हैज अ फिक्स्ड डैश। ऑप्शन ए एनएवी, ऑप्शन बी फंड साइज, ऑप्शन सी रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन डी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फंड साइज। अब रीजन जान लेते हैं कि इसका आंसर बाकी तीन क्यों नहीं हो सकता और फंड साइज क्यों हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनईवी के साथ। कोई भी म्यूचुअल फंड का ना गाइस, एनईवी कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। एनईवी मतलब जिस प्राइस पे आप बाई करते हो या आप सेल करोगे, ठीक है, उसको इस म्यूचुअल फंड एक यूनिट को। तो अब ना म्यूचुअल फंड किस किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर डेट फंड है तो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हर चीजों का ना प्राइस एवरीडे बेसिस पे थोड़ा बहुत करके चेंज होता रहता है। इसी वजह से कभी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी तो सेम रह ही नहीं सकता या फिक्स्ड रह ही नहीं सकता है, उसका भी एवरीडे बेसिस पे चेंज होना जरूरी है। ठीक है, इसी वजह से ये आंसर तो नहीं हो सकता। सी, रेट ऑफ रिटर्न। जब एनएवी ही सेम नहीं हो सकता, जब म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस ही सेम नहीं रह सकता है एवरीडे, तो रेट ऑफ रिटर्न भी एवरीडे सेम नहीं हो सकता, या फिक्स्ड नहीं हो सकता। करेक्ट, किसी भी म्यूचुअल फंड का फिक्स्ड रिटर्न होता ही नहीं, किसी भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का, क्योंकि एनएवी रोज चेंज होता रहता है। एंड डी क्यों नहीं हो सकता, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी समझो आप डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दोगे, कल जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे और आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की कंपनी बोलेगी कि मुझे सिर्फ 10 ही डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कल बैक ऑफ करना चाहे उस फंड से, तो वो ना करना चाहे उस कंपनी के साथ काम, या फिर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हो कि मुझे इसको क्लोज एंडेड फंड को बेचना है। सो कभी भी फिक्स्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स तो हो नहीं सकते। अब फंड साइज क्यों हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि जब एनएफओ आता है सबसे फर्स्ट टाइम, तभी बता दिया जाता है कि एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो क्या होता है ना, वो टाइम पीरियड जो दिया जाता है 15 डेज का, उसके अंदर है ना इन्वेस्ट करना होता है लोगों को। एक बार है ना वो इन्वेस्ट हो जाता है ना लोगों के द्वारा, तो वो म्यूचुअल फंड को क्लोज कर दिया जाता है टिल मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी तक उसको बंद कर दिया जाता है। अब ना उसमें से कोई एग्जिट भी नहीं ले सकता और एंट्री भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो जब कोई एग्जिट नहीं ले सकता या एंट्री नहीं ले सकता, तो ना फंड बढ़ेगा, फंड का साइज बढ़ेगा, ना फंड का साइज कम होगा। इस वजह से फंड का साइज वहां पर फिक्स्ड रहता है, मतलब एयूएम जो फिक्स्ड रहता है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस पे जरूर बेच वगैरह सकते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को आफ्टर सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, डेट फंड्स टारगेट डैश। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ऑप्शन बी हाई ग्रोथ विद रिस्क, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ऑप्शन डी लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम। क्योंकि डेट फंड्स गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन फिर वहां पर रिटर्न्स भी कम होते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पे वो बिल्कुल भी उतना फोकस नहीं करता है। हाई ग्रोथ तो उसमें होती ही नहीं है, डेट फंड्स में आप ज्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो विथ रिस्क। ठीक है, वो इक्विटी फंड्स में आप रख सकते हो। एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पर नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि डेट फंड्स बहुत सारी चीजों में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जहां पर प्रिंसिपल भी थोड़ा सा रिस्क पे रहता है। ठीक है, आई विल नॉट से कंप्लीट रिस्क पे रहता है, बट थोड़ा सा।
प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग फंड्स आते हैं। तो इसी वजह से ये लास्ट आंसर होगा आपका लो रिस्क एंड स्टेबल इनकम। क्वेश्चन नंबर 21, एनएवी ऑफ इक्विटी फंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय डैश। ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स, ऑप्शन बी रियल एस्टेट प्राइसेस, ऑप्शन सी इवेंट्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री सेक्टर इन विच द फंड हैज इन्वेस्टेड, ऑप्शन डी हैपनिंग्स इन द कंपनीज इन विच द फंड हैज इन्वेस्टेड। सो अगर कोई भी इक्विटी फंड है उसका एनएवी किस चीज की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो आप आंसर बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रियल एस्टेट प्राइसेस। क्योंकि समझिए आप इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ने इक्विटी फंड के अंदर सारे इक्विटी स्टॉक्स ही ज्यादा करके खरीदे होंगे, करेक्ट। सो अगर रियल एस्टेट के प्राइस में कुछ चेंज होता है, मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस में कुछ चेंज आती है, तो उससे इक्विटी फंड को कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। कंपनीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसके स्टॉक्स को भी ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एनएवी को ज्यादा कुछ इफेक्ट होगा नहीं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट का पूरा मूवमेंट आ जाता है, या कोई भी इवेंट ऐसी हो जाती है जो पूरी इंडस्ट्री पूरे इंडस्ट्री या उस पूरे सेक्टर को, जिसमें वो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया जिस कंपनीज में, उसकी पूरी सेक्टर या इंडस्ट्री को इफेक्ट होता है, या कुछ इवेंट आता है वहां पर, तो एनएवी के प्राइस को ऊपर नीचे होना पड़ सकता है। ठीक है, अगर समझो इक्विटी फंड में कुछ चार कंपनीज है, उन दो कंपनीज में से ही कुछ इशू आ गया या कुछ अच्छा चीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली उस पूरे फंड को फायदा होगा या नुकसान होगा, तो एनएवी को इम्पैक्ट होगा। बट रियल एस्टेट का कोई भी लेना देना होता ही नहीं है इक्विटी फंड से, इसी वजह से यहाँ कोई एनएवी इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू बोरो। ऑप्शन ए ओनली टू मीट रिडेम्पशन डिमांड्स, ऑप्शन बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ऑप्शन सी freely to meet their requirements, option D not allowed at all. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली टू मीट रिडेम्पशन डिमांड्स। सो गाइस क्या होता है ना कि समझो 1,000 करोड़ रुपए एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है, और वो फंड मैनेजर क्या है, वो सारे पैसे को इन्वेस्ट कर चुका है, या थोड़ा बहुत उसने कैश में रखा है, बाकी सब इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब अचानक से ना बहुत सारे लोगों को ना रिडेम्पशन करना है, मतलब अपने यूनिट्स बेच के पैसे चाहिए। तो अब ना क्या होता है ना कि उस टाइम पे है ना ज्यादा रिडेम्पशन डिमांड आने की वजह से म्यूचुअल फंड के पास अगर पैसे नहीं है तो उसको बोरो करना पड़ता है। एक सच एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू फैक्ट है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज को उसका इफेक्ट हुआ था, तो इंडिया में भी 2008 में बहुत सारे, जब स्टॉक मार्केट बहुत खराब परफॉर्म करना शुरू हो गया था, गिरना शुरू हो गया था, उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ना म्यूचुअल फंड से अपने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालना शुरू कर दिया, जिस वजह से ना हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के बहुत सारी कंपनीज ने बोरोइंग शुरू कर दी, सो दैट वो रिडेम्पशन डिमांड्स को मीट कर पाए। अगर आप चाहें तो इकोनॉमिक टाइम्स का शायद आर्टिकल है, गूगल पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो रिडेम्पशन डिमांड्स के लिए ही सिर्फ म्यूचुअल फंड्स बोरो करना उनको अलाउड है, अदरवाइज उनको बोरो करना अलाउड नहीं होता है पैसा। क्वेश्चन नंबर 23, who amongst the following are not institutional investors? Option A provident funds, option B resident individuals, option C non banking finance companies, and option D banks. And the correct answer is option B resident individuals. सो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का मतलब हम जैसे लोग गाइस, नॉर्मल पर्सन जो कम कमाते हैं एंड अपने उसी में से कुछ सेविंग्स में से जाके इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कहा जाता है। प्रोविडेंट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, बैंक्स के पास लार्ज चंक ऑफ मनी होता है, वो इन्वेस्ट कर पाते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस के कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस एंड ऑल, ये बैंक्स नहीं होते हैं, बट ये बैंकिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक लोन एंड ऑल। इनके पास भी लार्ज चंक ऑफ मनी होता है, तो वो इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। एंड प्रोविडेंट फंड, तो आपको पता ही होगा कि हम जब अपना प्रोविडेंट फंड में अपना हमारा पैसा कट के जाता है, राइट, तो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट बैक्ड होता है, करेक्ट। सो उनके पास जो पैसा जाता है वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, सो दैट वो अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाए, एंड बाद में जाके वो हमको अपना जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमें दे पाई ईयरली बेसिस पे। इसी वजह से ये तीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडेक्स फंड्स? इंडेक्स फंड्स क्या होता है पहले बता देता हूँ। जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, उसको देखकर एग्जैक्ट सेम स्टॉक्स को सेम प्रपोर्शन में बाय करने वाला जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, जब वो सेम प्रपोर्शन में सेम स्टॉक्स बाय करके एक म्यूचुअल फंड बनाता है, उसको इंडेक्स फंड बोला जाता है। क्योंकि जब निफ्टी 50 1,000 से ऊपर बढ़ेगा तो इंडेक्स फंड भी अराउंड 1,000 के आसपास ऊपर बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली अगर निफ्टी 50 नीचे आएगा तो वो भी नीचे आएगा, मतलब समझ लो मिररिंग, एकदम डुप्लीकेट चीजें कॉपी पेस्ट की जाती है, सो दैट सेम परफॉर्मेंस निकले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडेक्स फंड्स? अब चार ऑप्शन है। Option A is these funds invest in the shares that constitute a specific index. Option B, the investment in shares is in the same proportion as in the index.
ऑप्शन सी, दीज फंड्स टेक ओनली द ओवरऑल मार्केट रिस्क। ऑप्शन डी, दीज फंड्स आर नॉट डाइवर्सिफाइड। तो बताइए आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दीज फंड्स आर नॉट डाइवर्सिफाइड। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स होता है जिसको देखकर सेम प्रपोर्शन में सेम स्टॉक्स खरीद कर इन्वेस्ट किए जाते हैं। सो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, नॉट ट्रू की तो बात ही नहीं आती। प्लस सी, इसमें ओवरऑल मार्केट रिस्क होता है, राइट, क्योंकि निफ्टी 50 अगर ओवरऑल मार्केट रिस्क को कैप्चर कर रहा है तो ये भी तो करेगा ना, क्योंकि सेम चीजें हैं। और ऑप्शन डी ट्रू इसलिए नहीं है इंडेक्स फंड के लिए क्योंकि इंडेक्स फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड होते हैं, और यहाँ लिखा है नॉट डाइवर्सिफाइड, विच इज नॉट राइट। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि जब आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और अपना पोर्टफोलियो बनाते हो ना, तो वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो समझो कल जाके आईटी सेक्टर में कोई इशू भी आता है तो आपके पास रिटेल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर या अलग अलग सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर, ये सारी चीजों के ऊपर आपके पास स्टॉक्स होंगे, तो आपका ना पोर्टफोलियो अचानक से नेगेटिव नहीं हो जाएगा एक स्टॉक की वजह से या एक सेक्टर की वजह से। इसी वजह से हर एक सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 25, commodity as an asset does not include option A fiber, option B energy, option C art, ऑप्शन डी स्पाइसेस। कमोडिटी एक ना कमोडिटी मार्केट होती है जिसमें है ना बहुत सारी ऐसी चीजें डील की जाती है, ट्रेड किया जाता है। तो उसमें ये चार चीजें आपको दिखाई गई, इसमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है कमोडिटी में, आपको ये बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्ट। आर्ट को छोड़ के ना बाकी सारी चीजें हैं ना कमोडिटी मार्केट में ट्रेड की जाती है, जैसे कि फाइबर। फाइबर आप गूगल कर सकते हैं क्या होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक मतलब एकदम पतली पतली रस्सी टाइप की होती है फाइबर, जो गन्ने वगैरह से निकलते हैं, मेनी मोर चीजों से, ठीक है, फाइबर बनता है जिससे आगे जाके क्लॉथ्स एंड मेनी मोर चीजें बन सकती है। एनर्जी, एनर्जी में ना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें ये कैटेगरी में आती है और कमोडिटी मार्केट में डील होती है। डी में स्पाइसेस, स्पाइसेस में सब कुछ आता है, जैसे कि क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक, फिर बहुत सारी ऐसी मसाले जो होते हैं ना, वो डील होती है, ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मार्केट में। सिर्फ आर्ट कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, इसी वजह से ये इंक्लूड नहीं होता है कमोडिटी में। गाइस, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमारे वीडियोस को काफी प्यार दिया है। बस एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे आपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पिछले 3 महीने में जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उस पर प्यार और सपोर्ट तो काफी मिल रहा है एज ए न्यू चैनल, लेकिन उसमें से सिर्फ 33.8% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है एंड 66.2% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने हमारे वीडियोस को वॉच किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे ना हम 2000 सब्सक्राइबर्स की गोल को जल्द से जल्द अचीव कर पाए एंड हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। बिकॉज बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम, इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम देना चाहते हैं, बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस पेड हैं एंड हम फ्री में उसको रिलीज कर रहे हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो पास हो जाए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को, सो दैट चैनल की रीच बढ़े और हमारा चैनल ग्रो हो और हम इससे और भी लोगों को मदद कर सकते हैं एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स गोल है 2000 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यू हैव जस्ट वॉन अ ह्यूज सम इन लॉटरी, व्हाट शुड योर आइडियल एलोकेशन बी। तो समझिए आपने है ना बहुत बड़ा अमाउंट है ना लॉटरी से जीता है, तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप एलोकेशन कहाँ कैसा होना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज रिस्क इज लो, invest in money market fund and decide over the next few days. Option C, consider the impact of tax. Option D, both C and B. And the correct answer is option D, both C and B. क्योंकि गाइस अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हैं और आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां रिस्क बहुत लो है, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड भी थोड़े लंबे समय का भी होता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड कैसा है ना कि एकदम लिक्विड होता है, कभी भी आप उसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है, आपका प्रिंसिपल भी प्रोटेक्टेड रहता है और है ना आप एकदम लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब आप कभी भी उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो, आपका पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। एंड जब तक आप उसमें पैसा डाल के रखोगे ना मनी मार्केट फंड में, तब तक आप सोच सकते हो कि अभी मुझे अगला एलोकेशन कहाँ रखना है, इसमें से कुछ पैसा निकाल के कहाँ मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा टाइम ले सकते हो क्योंकि क्या होता है अचानक से आपके पास जब पैसा आएगा तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, आप लोगों से पूछने जाओगे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किसी ने आपको गलत एडवाइस दे दी तो आपके लिए वो इशू हो सकता है, राइट। समझिए आपने उठाया पैसा, आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, लेकिन वो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकता है। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी तो होती नहीं है कि कल प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, करेक्ट। सी, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स।
अब हमारे बोथ बी एंड सी हमारा राइट आंसर इसलिए क्योंकि पहला बी ऑप्शन तो आपको मैंने अभी रीजन बताया। सी क्या होता है कि टैक्स। अभी जो आपने मनी ह्यूज लॉटरी में ऐसा जो अभी आपने अर्न किया या आपने जीता, तो वो पैसे पे है ना टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, करेक्ट। सो आपको पहले से कैलकुलेट करके रख लेना चाहिए कि आप वो जो पैसा आपने कमाया है उस पर कितना परसेंट टैक्स आपको भरना पड़ सकता है आगे जाके। एंड वो अमाउंट है ना आप साइड में रख सकते हैं निकाल के, सो दैट अब बचा कुछ अमाउंट आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझिए आपने पूरा अमाउंट कहीं स्टॉक मार्केट में या कहीं ऐसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया या रियल एस्टेट में लगा दिया, एंड आप बाद में आपको एक हैवी अमाउंट का टैक्स भी भरना पड़ रहा है, तो फिर वो आपको अलग ही नुकसान करेगा। इसी वजह से मनी मार्केट फंड में आप डाल के थोड़ी देर तक सोच सकते हैं, एंड टैक्स के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने टैक्स एडवाइजर वगैरह से भी बात कर सकते हैं, सो दैट आप कोई गलत डिसीजन ना लें। क्वेश्चन नंबर 27, केवाईसी इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट मोर देन डैश। ऑप्शन ए ₹50,000, ऑप्शन बी एनी अमाउंट, ऑप्शन सी ₹5,000, ऑप्शन डी ₹1,00,000। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने के बाद या इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको केवाईसी करना होगा, लाइक नो योर कस्टमर आपको फिल करके आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को देना होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए ₹50,000, ऑप्शन बी एनी अमाउंट, ऑप्शन सी ₹5,000, ऑप्शन डी ₹1,00,000। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी एनी अमाउंट। चाहे आप ₹1 का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ना गाइस, ऐसा ₹1 का तो जनरली हो नहीं रहा है, लेकिन ₹1 का इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हो या आप करोड़ों का भी इन्वेस्टमेंट करते हो या आप ₹500 का भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कोई भी अमाउंट का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको केवाईसी कंपलसरी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बेनिफिट ऑफ डीमैट अकाउंट इज डैश। ऑप्शन ए direct credit of bonus units, option B single point of contact for change of address, option C single point for portfolio valuation, option D all of the above। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करें तो एक डिजिटल समझ लीजिए आपके पास एक लॉकर हो गया, करेक्ट। अब उसमें है ना आप बोनस यूनिट्स आपको मिले म्यूचुअल फंड से वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि चेंज एड्रेस चेंज करना तो वो भी आप है ना अपने म्यूचुअल फंड के डीमैट अकाउंट में या आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें जाइए, आप अपना एड्रेस चेंज कीजिए, उस डीमैट अकाउंट से जो भी चीजें लिंक होगी ना हर जगह वो एड्रेस चेंज हो जाएगा एक ही बार में। ज्यादा मगजमारी हर जगह ज्यादा क्या कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इवन डीमैट अकाउंट में आपने जो जो भी मतलब सिक्योरिटीज या स्टॉक्स या जो भी चीजें खरीदी है ना वो आपको डीमैट अकाउंट में आपको उसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी दिख जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है और वो टोटल चीज का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, मतलब उसका वैल्यू अभी क्या चल रहा है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर। Question number 29. Investing in gold ETF helps. Option A, reduce storage cost and risk. Option B, not permitted in India. Option C, generate high returns. Option D, provide risk cover. सो गोल्ड ईटीएफ का मतलब क्या होता है गाइस कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप है ना स्टॉक एक्सचेंजेस से ना गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हो। एक यूनिट का प्राइस जो भी होगा उसके बेसिस पे आप उसको खरीद के स्टोर कर सकते हो। एक तरीके से आप डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आपको है ना कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिजिकली जाइए खरीद के लाइए वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आंसर दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड रिस्क। क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड अगर गाइस आप खरीदते हो तो आपको स्टोर करना पड़ता है, या तो कबर्ड में एकदम सेफली रखना पड़ता है, या अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप बैंक के लॉकर में रख रहे हो, आपको वहां का लॉकर का भी कॉस्ट देना पड़ेगा। प्लस अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है आपके घर में आपने रखा तो आप एक रिस्क बढ़ जाता है कि चोरी हो जाएगा। या एक और रिस्क भी होता है कि जो आप फिजिकल गोल्ड अपने नॉर्मल शॉप से खरीद रहे हो ज्वेलर शॉप से, वो 100% प्योर है कि नहीं, लाइक 99.99% प्योर है कि नहीं। सो सारी फैक्टर्स आ जाती है। अब ऑप्शन बी सी और डी बिल्कुल भी वैलिड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोल्ड ईटीएफ इंडिया में परमिट नहीं है खरीदना, आराम से आप खरीद सकते हो। एक और चीज, गोल्ड ईटीएफ हाई रिटर्न्स जनरेट करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा गोल्ड परफॉर्म करेगा उसी बेसिस पे गोल्ड ईटीएफ भी परफॉर्म करेगा, उसी बेसिस पे आपके गोल्ड फिजिकल गोल्ड का भी वैल्यू होता है, तो कोई फर्क नहीं आता है। एंड ऑप्शन डी, प्रोवाइड रिस्क कवर। गोल्ड ईटीएफ खरीदने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कोई रिस्क कवर हो जाता है कि हाँ चलो अब इसको खरीद लिया, अब आपको गोल्ड जब नीचे जाएगा गोल्ड का प्राइस तो आपकी गोल्ड ईटीएफ का प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे गोल्ड परफॉर्म करेगा वैसा ही आपका गोल्ड ईटीएफ भी परफॉर्म करेगा। बस एक ही बेनिफिट है, स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होता है और रिस्क रिड्यूस होता है फिजिकल वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, लोड्स आर एप्लीकेबल टू डैश। ऑप्शन ए परचेज, ऑप्शन बी परचेज एंड रिडेम्पशन, ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम, ऑप्शन डी रिडेम्पशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिडेम्पशन। मैं आपको बता देता हूँ लोड का मतलब क्या होता है। पहले ना दो टाइप के लोड्स लगते थे, एक एग्जिट लोड लगता था और एक एंट्री लोड लगता था। ठीक है, एंट्री लोड मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आपको एंट्री लोड देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देने पड़ते थे। और जब आप
एक टाइम पीरियड के पहले, समझो एक म्यूचुअल फंड ने बोला कि अगर आप 1 साल के पहले निकल जाते हो हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम से इन्वेस्ट करने के बाद, मतलब निकाल लेते हो पैसे, तो आपको 1% का एग्जिट टोल लगेगा, एक चार्ज लगेगा, एक तरीके से पेनल्टी लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल बाद निकलते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, एग्जिट लोड नहीं देना है। सो ना इंडिया में ना परचेज पे ना एंट्री लोड जो होता है वो बैन कर दिया गया भाई सेबी। इस वजह से आप परचेज पे कोई एंट्री लोड लगता नहीं है, अब एंट्री लोड करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अब सिर्फ एग्जिट लोड लगता है, और वो भी बहुत सारे स्कीम्स पे नहीं भी लगता है, बहुत सारे स्कीम्स पे लगता भी है। इसी वजह से जब आप रिडेम्पशन करते हो और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले, जो मेंशन क्या होता है बाई म्यूचुअल फंड स्कीम, तभी आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, और वो फिक्स्ड रहता है कुछ परसेंटेज, जो सेबी ने डिसाइड कर रखा है कि इससे ज्यादा तो आप नहीं ले सकते, इससे कम आप ले सकते। क्वेश्चन नंबर 31, बैंक लेंड्स अगेंस्ट डैश, ऑप्शन ए प्लेज्ड यूनिट्स, ऑप्शन बी नॉमिनेशन, ऑप्शन सी रिडेम्पशन, ऑप्शन डी डिविडेंड। ये बहुत ही इजी आंसर है इसका, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लेज्ड यूनिट्स। बैंक है ना गाइस, कभी भी आपको लोन क्यों देगी? आप नॉमिनेशन करोगे, किसी को नॉमिनी बनाओगे इसलिए देगी, या आप अपना म्यूचुअल फंड का यूनिट रिडीम कर लोगे इसलिए देगी, या डिविडेंड मिल रहा है आपको इसलिए देगी। ऐसा कोई भी रीजन की वजह से आपको ऑब्वियसली नहीं देगी, जब तक आप कुछ उनको इन रिटर्न नहीं देते हो, राइट? तो आप अपने जब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स उनको देते हो ना इन रिटर्न, तभी आपको बैंक लोन देगी, ठीक है? तो इसी वजह से आपको प्लेज करना पड़ता है अपने यूनिट्स। और आपने स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बहुत बार सुना भी होगा कि इस प्रमोटर ने इस कंपनी का इतना सारा स्टॉक्स प्लेज कर दिया है और लोन लेने के लिए, ठीक है? तो ऐसे वर्क करता है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 32, एसआईडी इज अप्रूव्ड बाय डैश, ऑप्शन ए कस्टोडियन, ऑप्शन बी एएमसी एंड ट्रस्टी, ऑप्शन सी इन्वेस्टर, ऑप्शन डी स्पॉन्सर। एसआईडी का फुल फॉर्म है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एएमसी एंड ट्रस्टी। सो एसआईडी है ना गाइस, जब बनाते हैं एएमसी वाले, तो एएमसी क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं, सब सही उनको लगता है तो वो ट्रस्टी को दिखाते हैं पहले, फर्स्ट चेक। ट्रस्टी है ना, जब उसको अप्रूव कर देता है तब ये लोग सेबी को दिखाते हैं, सेबी को अगर कुछ ऑब्जर्वेशन देने होते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन देते हैं, और फिर एएमसी उसको दोबारा चेक करके चेंज करके एंड फिर उसको अपने वेबसाइट पे और एमफी के वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, लाइक सेंड कर सबमिट कर देते हैं। तो एएमसी एंड ट्रस्टी करते हैं ये काम, कस्टोडियन का नहीं है अप्रूव करना, इन्वेस्टर तो ऑब्वियसली अप्रूव नहीं कर सकता है, एंड स्पॉन्सर भी नहीं करेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन एसआईडी? ऑप्शन ए टाइप ऑफ फंड, ऑप्शन बी रिस्क फैक्टर, ऑप्शन सी ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी इन्वेस्टर ग्रीवांस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन्वेस्टर ग्रीवियंस, बिकॉज एसआईडी जो है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसमें टाइप ऑफ फंड, रिस्क फैक्टर, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में मेंशन होता है, ठीक है? लेकिन इन्वेस्टर ग्रीवियंस के बारे में मेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये मेंशन होता है एसएआई में, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना कभी। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंशन अकाउंट्स आर ऑफर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम एनपीएस के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी मोर देन 4। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। ये बहुत इजी था मेरे लिए, मे बी आपके लिए उतना शायद आपको अवेयरनेस ना हो, क्योंकि मैंने एनएसडीएल कंपनी में काम किया था। सो मुझे, और मैं इसी डिपार्टमेंट में था, नेशनल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर। सो देर आर 2 पेंशन अकाउंट्स जो ऑफर किया जाता है बाय एनएसडीएल एनपीएस के अंदर, टीयर 1 एंड टीयर 2, जो आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और एनपीएस जो है ना, वो रेगुलेट किया जाता है बाय पीएफआरडीए, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे स्टॉक मार्केट को या कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बैंकिंग को आरबीआई रेगुलेट करते हैं ना, वैसे ही पेंशन मतलब पेंशन वाले डिपार्टमेंट को पेंशन रेगुलेटरी ये करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है? और 2 काइंड्स ऑफ पेंशन फंड्स ऑफर किए जाते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। इसके अलग अलग बेनिफिट्स और अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जो आगे हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। ए, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय इट्स बीटा। बी, द डाइवर्सिफाइड स्टॉक इंडेक्स हैज अ बीटा ऑफ 1। C, an investment with a beta of 0.7 will move 7% when markets move by 10%. Option A and B are true. Option B, B and C are true. Option C, A and C are true. Option D, all A, B and C are true. And the correct answer is option B, B and C are true. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ गाइस, कि जैसे इस टाइप के ना एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसमें आपको बोलेगा कि आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स या आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स, एंड 3 स्टेटमेंट दे देंगे, एंड आपको बोलेंगे बताइए इसमें से ए बी ट्रू है कि बी सी ट्रू है या ए बी सी ट्रू है, ठीक है?
इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने का कोई भी टेंशन नहीं लेने का। आप क्या करने का, एक एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करने का, जो आपने पढ़ा था ना उसको रिकॉल करने की कोशिश करने का। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप लाइक राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। पहला ऑप्शन है अनसिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय इट्स बीटा। सबसे पहले बीटा क्या होता है? बीटा होता है किसी भी स्कीम का रिस्क, रिस्क फैक्टर मेजर करने का ये होता है टूल, एक तरीके से बीटा। ठीक है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या बीटा से मेजर हो सकता है? नहीं। सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से मेजर होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क कभी भी बीटा से मेजर नहीं होता है। ठीक है। बी, द डाइवर्सिफाइड स्टॉक इंडेक्स हैज अ बीटा ऑफ 1। अभी ना इंडेक्स जो होता है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें अलग अलग डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के रखे होते हैं, राइट। और बीटा का ना मतलब इंडेक्स का बीटा का हमेशा बीटा 1 से मेजर किया जाता है। ठीक है। एंड थर्ड, ये याद करने वाला बात हो गया, ये कोई ऐसा थियरी नहीं है इसके ऊपर, कुछ याद कर लेना है सिर्फ इसको। एंड द सी थर्ड वन इज एन इन्वेस्टमेंट विद अ बीटा ऑफ 0.7 विल मूव 7% व्हेन मार्केट्स मूव बाय 10%। ठीक है। तो आप समझिए कि कोई एक इन्वेस्टर है जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका बीटा 0.7 है। ठीक है। अब ना ये बताना चाहते हैं कि अगर इंडेक्स, समझिए इंडेक्स या मार्केट 10% से मूव हो रहा है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट जो जिस स्कीम में किया है वो 7% से मूव होगा? सो ऑब्वियसली यस, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ दीज केसेस विल द लॉक इन अ रिटायरमेंट फंड be lower than the prescribed 5 years? Option A, when the retirement age is earlier than 5 years from the investment. B, when the age of investor at the time of making initial investment is not less than 50 years. C, when the targeted corpus is achieved before 5 years. D, all of the above. And the correct answer is option A, when the retirement age is earlier than 5 years from the investment. Question number 37. An investor is interested in buying some units of a close-ended mutual fund after the NFO is over. How can he buy the same? So आपको याद अगर होगा तो क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि जब वो NFO आता है तो 15 डेज के लिए जब ओपन होता है तो उसी वक्त जो भी इन्वेस्टर को बाई या मतलब बाई करना है वो कर सकता है। उसके बाद वो क्लोज हो जाता है मेजोरिटी तक, उसमें ना कोई इन्वेस्टर फिर एंट्री ले सकता है ना एग्जिट ले सकता है। तो अब उसको अगर बाई करना है तो कैसे कर सकता है? तो देयर इज वन ऑप्शन, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, he can buy the units on the stock exchange from market makers appointed by the mutual fund. Option B, he can buy the units from the mutual fund itself when they open the sale at periodic intervals as announced by the fund. Option C, he can buy the units on stock exchange from other investors who are allotted the units and are interested in selling. Option D, a power of attorney holder cannot make a nomination. And the correct answer will be option C. He can buy the units on the stock exchange from other investors who were allotted the units and are interested in selling. इसका मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, एनएफओ के बाद बंद हो जाता है और जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं आती वो क्लोज नहीं मतलब ओपन नहीं होता है, राइट। सो ना कोई इन्वेस्टर उसमें घुस सकता है, मतलब खरीद सकता है उसके यूनिट्स म्यूचुअल फंड कंपनी से, ना कोई इन्वेस्टर उसमें से कोई सेल कर सकता है, राइट। मेच्योरिटी से पहले वो सेल भी नहीं कर पाएगा। सो कैसे खरीदेगा कोई नया इन्वेस्टर अगर उसमें से खरीदना चाहता है? तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक एक्सचेंजेस से, वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाके खरीद सकता है। बट किन से? जिन्होंने ऑलरेडी एनएफओ के टाइम ना उस फंड में इन्वेस्ट किया था, क्लोज एंडेड फंड में, उनसे ही वो यूनिट्स खरीद सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ना म्यूचुअल फंड उसको बेचेगा ये चीज, ना वहां से वो खरीद पाएगा, ना कोई मार्केट मेकर से खरीद पाएगा, ना कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, जो मतलब ये तो लास्ट वाला ऑप्शन ही इररिलेवेंट हो गया। लेकिन समझ गया कि सिर्फ उनसे ही खरीद सकता है जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा था एनएफओ के टाइम, वो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और कहीं और नहीं। Question number 38. NAV of income funds is to be calculated up to dash decimals. Option A 2, option B 4, option C 1, option D 3. And the correct answer is option B 4. मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले आपको। जब भी आप NAV कैलकुलेट करते हो, राइट, तो NAV है ना आपका, समझो पॉइंट में आता है 44.123456। तो इनकम फंड्स के लिए जब आप NAV कैलकुलेट करोगे ना तो उसको आप कितने डेसिमल तक लिखोगे, ठीक है, या उसको लोगे कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि देखो एनएवी का फर्क पड़ता है, राइट, बाइंग और सेलिंग दोनों पे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे। तो अलग अलग के लिए अलग अलग डेसिमल पॉइंट तक लिया जाता है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। बट इनकम फंड्स के लिए 4 डेसिमल तक ही लिया जाता है। तो अभी कैसा होगा, 44.1234 तक ही लिया जाएगा, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। हाँ, उसके बाद वाला जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करने के लिए पहले वाले नंबर को 1 2 3 4 को राउंड ऑफ किया जाएगा 5 6 से, ठीक है। बट वो नियरेस्ट आंसर जो आपके ऑप्शंस में रहेगा उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अभी मैं बाकी के लिए भी आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे
NAV is to be calculated up to 4 decimal places in case of index funds, liquid funds and other debt funds. इसी वजह से इनकम फंड्स के लिए भी 4 यूनिट डेसिमल आया, लेकिन इक्विटी के लिए और बैलेंस्ड फंड्स के लिए डेसिमल कितना लेंगे, सिर्फ 2 ही डेसिमल लेंगे. सो ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगर आ गया तो एक इतनी छोटी चीज के लिए आपका मार्क्स नहीं मिस होना चाहिए. ओके, सिर्फ इक्विटी और बैलेंस फंड याद रखिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस, बाकी सब 4 डेसिमल प्लेसेस. Question number 39. Identify the false statements. A. When an investor wants to redeem from a scheme, the distributor must suggest redemption from the scheme with maximum exit load. B. The mutual fund distributors can ignore the impact of exit load at the time of repurchase. तीन ऑप्शन है. ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर फॉल्स. अब यहाँ पर हमें ना फॉल्स स्टेटमेंट्स पता लगाने हैं. ठीक है गाइस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एक एक लाइन को प्रॉपर्ली पढ़ने का, समझने की कोशिश करने का, उसके बाद ही आंसर देने का. ठीक है, टेक योर टाइम इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर फॉल्स. चलो अब समझते हैं ये ए एंड बी में था ऐसा क्या जिसकी वजह से फॉल्स हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी इन्वेस्टर इन रिडीम करना चाहता है फ्रॉम अ स्कीम, तो डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू उसने इसमें इन्वेस्ट किया था, उसके एडवाइस पे या उसके समझाने पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ना कभी भी उसको ये सजेस्ट नहीं करना चाहिए कि भाई जहां मैक्सिमम एग्जिट लोड है जिस पीरियड में उसमें आप बेच दो. ठीक है, क्योंकि कब कोई कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें ना अगर आप विद इन 6 मंथ्स बेचते हो तो 1.5% का एग्जिट लोड लगता है, विद इन 1 ईयर बेचते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, विद इन 1.5 ईयर्स बेचते हो वो म्यूचुअल फंड स्कीम को तो 0.75% एग्जिट लोड लगता है. तो ना इन्वेस्टर को हमेशा है ना, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा इन्वेस्टर को ये एडवाइस देना चाहिए कि अगर आपको निकालना भी है ना, 6 महीने के अंदर मत निकाल के 1 साल के अंदर निकाल लेना, या 1 साल थोड़ा और रुक के 1.5 साल के अंदर निकाल लेना, या अगर पॉसिबल है तो 1.5 साल के बाद आप बेचो ताकि एग्जिट लोड ही ना लगे. क्योंकि ना एग्जिट लोड जब आपके रिटर्न्स में से कटता है ना गाइस, आपके फाइनल अमाउंट में से, तो आपका रिटर्न्स का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है. तो समझिए अगर 11% रिटर्न आना होता आपको और 1.5% आपका एग्जिट लोड कट जाता, तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न गिर गया. राइट, जितना पैसा कमा सकते थे वो आपका वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, एक तरीके से. सो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी ऐसा सजेशन नहीं देना चाहिए. इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है. ऑप्शन बी, द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ एग्जिट लोड एट द टाइम ऑफ रीपर्चेस. रीपर्चेस का मतलब क्या है म्यूचुअल फंड में? सेलिंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. राइट, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर समझो किसी इन्वेस्टर को एडवाइस दे रहा है कि आप ये बेच दो, मतलब स्कीम, तो उस टाइम पे उसको ये भी बता देना है इन्वेस्टर को कि एग्जिट लोड लगने वाला है. वो ऐसे इग्नोर करा के सेल नहीं कर सकता है. ठीक है, कि एग्जिट लोड को क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इतना आइडिया नहीं होता है एग्जिट लोड वगैरह का, वो डिस्ट्रीब्यूटर पे एकदम डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, नॉलेज के लिए या उनके ऊपर भरोसा करते हैं. तो उस वक्त हमारा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम होता है कि हम सही एडवाइस दे, हर एक चीज उनसे पूछ के ही करें या उनको एडवाइस करें. ठीक है. Question number 40. Indicate which of these funds have the lowest to highest risk sequence. A. Liquid fund. B. Credit risk fund. C. Corporate bond fund. इसमें है ना कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपल ये समझना है कि ये जो तीनों चीजें दी हुई है ना, लिक्विड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें लोएस्ट रिस्क किसका है और हाईएस्ट रिस्क किसका है, और उसको है ना उसके हिसाब से सीक्वेंस में लगाना है. सो सबसे लो रिस्क वाला पहले आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा रिस्क वाला बाद में आएगा, और सबसे हाईएस्ट रिस्क वाला उसके भी बाद में आएगा. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन ए सी बी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी सी ए बी, ऑप्शन डी बी सी ए. तो चलिए मुझे आता है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए और आप भी अपना पॉज करके आंसर देने का ट्राई कीजिए. सो लिक्विड फंड जो हमारे वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो लिक्विड फंड जो होता है ना वो सबसे कम रिस्क का होता है, एंड उसमें से कभी भी कोई भी पैसा निकाल सकता है, तो उसमें ज्यादा कुछ रिस्क है नहीं. ठीक है, सो सबसे कम रिस्क का हो गया लिक्विड फंड, तो पहला आएगा ए. फिर क्रेडिट रिस्क फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में सबसे कम रिस्क होगा इन दोनों के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, लेकिन याद रखिएगा लिक्विड फंड से उसका ज्यादा रिस्क रहेगा. ठीक है, सो पहले आएगा लिक्विड फंड ए, फिर आएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सी, एंड सबसे हाईएस्ट रिस्क का होगा क्रेडिट रिस्क फंड. आप है ना इसको ऐसे याद रखिएगा क्रेडिट रिस्क फंड को, कि नाम में ही क्रेडिट रिस्क फंड है, रिस्क है. सो समझिए उसमें रिस्क ज्यादा ही है. ठीक है, अभी इसके अंदर के फीचर्स डेफिनेटली जानने जरूरी है, ऐसा नहीं कि नाम से आप पता लगाओ, बट अगर आपको एक ट्रिक याद रखनी है तो याद रखिए क्रेडिट रिस्क फंड सबसे ज्यादा रिस्क का है. ठीक है, आप चलिए मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करते हैं. एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए सी बी, जो मैंने आपको बताया. लिक्विड फंड पहले आएगा, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उससे ज्यादा रिस्क, एंड सबसे हाईएस्ट रिस्क क्रेडिट रिस्क फंड, जो कि है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 41. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स. ए, फॉर इंडेक्स फंड द एनएवी इज कैलकुलेटेड अप टू 4 decimal points. B, the AMC and a mutual fund scheme of the ANC can have the same auditor. A, only A is false. B, only B is false. C, both A and B are false. यहाँ पर हमें false statement का पता लगाना है. ठीक है guys?
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली बी इज फॉल्स, क्योंकि इंडेक्स फंड के लिए एनएवी हम 4 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं सिर्फ इक्विटी के लिए, और बैलेंस्ड फंड्स के लिए हम 2 डेसिमल पॉइंट्स करते हैं। इंडेक्स हो, डेट हो या अदर लाइक लिक्विड फंड्स हो, उस सब के लिए हम क्या करेंगे 4 डेसिमल तक ही लेंगे एनएवी को। तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स है ही नहीं। और अगला वाला, एएमसी एंड द म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ द एएमसी कैन हैव द सेम ऑडिटर। सेम ऑडिटर कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। एएमसी का ऑडिटर हमेशा अलग होना चाहिए और हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो उस एएमसी के अंदर है उसका ऑडिटर अलग होना चाहिए। ठीक है, so only B will be false. Question number 42. Tax deferral is a key feature of dash. Option A, liquid schemes. Option B, dividend option. Option C, growth option. Option D, arbitrage fund. तो सबसे पहले टैक्स डेफरल क्या होता है समझते हैं। टैक्स डेफरल का मतलब होता है कि टैक्स नहीं भरना या टैक्स बचाना, मतलब भरने से बचना। ठीक है, मतलब ये इलीगल नहीं है, ये एक फीचर है, ठीक है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। सो देखिए, अभी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर होती है, वो है ना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, तो जो भी वो अर्न करती है ना उस पर उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। लेकिन इन्वेस्टर्स जब उस अपने अपने यूनिट्स बेचकर जब पैसे विड्रॉ करते हैं तब उनको उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर अगर आपने समझिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और 1 साल के पहले आप उसमें से विड्रॉ कर लेते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करोगे, 15% टैक्स भरोगे। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो आप 10% टैक्स भरोगे, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और 1 साल के अंदर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, राइट। ऐसा होता है, करेक्ट। अब इससे बचने के लिए इन्वेस्टर क्या कर सकता है, तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि आप हमारे ना एक ऑप्शन में पैसे लगाओ, जिसके थ्रू ना आप अपना पैसा उसमें ही बढ़ते रहने दो। तो आपको क्या होगा, हर साल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो समझिए अभी 2 टाइप के इन्वेस्टर है। ऑप्शन इन्वेस्टर है जो है ना हर साल इन्वेस्ट करता है, 6-8 महीने में उसको अच्छे खासे रिटर्न हो जाते हैं, तो क्या करता है, उसको सेल कर देता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है हर साल। और एक इन्वेस्टर है जिसने ना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उसने ना उसको ग्रो होने के लिए रहने दिया, वो निकालता नहीं है। 5 साल बाद जब उसने सेल किया तो उसको सिर्फ एक बार टैक्स भरना पड़ेगा 10% का। बट जबकि जो ए इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए, उसने तो हर साल इन्वेस्टर लाइक टैक्स भरा है, तो उसने ज्यादा टैक्स भरा होगा एज कंपेयर टू इन्वेस्टर बी। इसी वजह से टैक्स डेफरल यहाँ पर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो टैक्स डेफरल इज अ की फीचर ऑफ व्हाट। ठीक है, आप चारों ऑप्शन में से आप आंसर दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ग्रोथ ऑप्शन, क्योंकि इसी में आप पैसा लगा के है ना कंटिन्यूअसली उसको ग्रो होने दोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, consolidated account statement CAS has to be dispatched to the investors dash. Option A, only when investor sends a request for it. Option B, on a monthly basis before 10th of the succeeding month. Option C, quarterly for dormant investors. Option D, for every transaction for every folio. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन अ मंथली बेसिस बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो याद रखना यार गाइस कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट सीएएस है ना, हर मंथ के ना 10 तारीख से पहले है ना हर इन्वेस्टर को उनके ईमेल आईडी पर मिल जाता है। ठीक है, सो अगर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आप अपना ये चेक कीजिएगा, ईमेल चेक कीजिएगा, आपको ना हर महीने एक सीएएस मिलेगा, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपके मेल पे आया ही होगा, आया ही होगा। ठीक है, और वो भेजना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट स्कीम्स इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स विद मैक्यूले ड्यूरेशन डैश। ऑप्शन ए, बिलो 1 ईयर। ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 7 ईयर्स। ऑप्शन सी, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। ऑप्शन डी, बिटवीन 1 and 3 years. And the correct answer is option B, greater than 7 years. Question number 45, for which of these documents is time stamping mandatory? Option A, application form only. Option B, transaction slip for buying additional units. Option C, payment instrument only. Option D, both for application form / transaction slip and payment instrument. And the correct answer is option D, both for application form, transaction slip and payment instrument. ये तीनों चीज को लिए ना इनको टाइम स्टैंपिंग मैंडेटरी है उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। टाइम स्टैंपिंग मतलब क्या होता है ना कि डेट और टाइम, किस वक्त समझिए एप्लीकेशन सबमिट किया गया है या फिर पेमेंट किया गया है या विड्रॉ किया गया है, उसके लिए टाइम स्टैंपिंग पहले होती थी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब ऑनलाइन हो जाता है तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन पहले ना ऑफिस में जाते थे लोग और वहां पर टाइम स्टैंपिंग होती। क्वेश्चन नंबर 46, what is negative alpha? Option A, it is indicative of underperformance by the fund manager. B, it is indicative of outperformance by the fund manager. C, it is indicative of under hedging by the fund manager. D, it is indicative of over hedging by the fund manager.
अल्फा, आपने बहुत बार सुना होगा अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा का मतलब ही होता है ना कि कुछ बड़ा, बड़ा करना, या बोलते हैं आउट परफॉर्म करना एक तरीके से ऐसा। सो अगर नेगेटिव अल्फा है तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। अल्फा का मतलब होता है अच्छा परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्म करना बाय द फंड मैनेजर। लेकिन अगर नेगेटिव अल्फा है, इसका मतलब फंड मैनेजर से जो एक्सपेक्टेशन था उससे उसने अंडर परफॉर्म किया है। याद रखना, नेगेटिव अल्फा अंडर परफॉर्मेंस, अल्फा ओवर परफॉर्मेंस मतलब आउट परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 47, business model experience and proficiency in the business is a compulsory criteria for empanelment and review of which of the following category of mutual fund distributors? Option A, individual distributors who have points of presence in more than 10 locations. Option B, distributors who have received commission of over 1 crore per annum across industry. Option C, both correct options are correct. And the correct answer is option B, distributors who have received commission of over 1 crore per annum across industry. Question number 48, dash is slash R non-financial transactions in a mutual fund. A, switch, B, pledge of unit, C, nomination, D, transmission. चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए सी एंड डी एंड ऑप्शन डी सी एंड डी। तो इसमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है एक म्यूचुअल फंड के अंदर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सी एंड डी। क्योंकि स्विचिंग जो होता है ना, समझिए आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, आप उसमें से ना किसी और म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड स्कीम में जाना चाहते हो, सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के, ठीक है? सो आप स्विच का ऑप्शन यूज कर सकते हो, राइट? तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बाकी तीन है ना, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 49, which amongst the following bias can lead to concentrated portfolio? Option A, herd mentality. Option B, overconfidence bias. Option C, familiarity bias. Option D, recency bias. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फेमिलियरिटी बायस। सो क्या होता है ना गाइस कि हर्ड मेंटालिटी का मतलब क्या होता है कि जो सब लोग कर रहे हैं, जिस स्टॉक में सब लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट, हम भी उसी में कर लेते हैं, ये होता है हर्ड मेंटालिटी। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है कि आपको है ना, लाइक आपने इन्वेस्ट किया, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, फिर आपने इन्वेस्ट किया, आपको बहुत, तो धीरे धीरे आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वाला वो आ जाता है फीलिंग, ठीक है? तो आप सोचने लगते हैं कि जो भी आप करेंगे उसमें आपको अच्छे ही रिटर्न्स आएंगे, या आप बहुत ज्यादा ही वो करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। सो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस बायस में लोग फंस जाते हैं, हर्ड मेंटालिटी में लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है आगे जाकर। रिसेंसी बायस में क्या होता है कि रीसेंट इवेंट्स जो होते रहते हैं ना, उसके बेसिस पे है ना, हम अपना एक अजम्पशन बना लेते हैं कि जो मतलब लिंक करने लगते हो, आपके पास कोई डेटा होगा, उसके साथ आप क्या करोगे, उसको लिंक करने लगो रीसेंट इवेंट्स को, और फिर उसके बेसिस पे आप सोचोगे कि यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये स्टॉक में, ये म्यूचुअल फंड स्कीम में, ठीक है? ये भी नुकसान देता है। कौन सा बायस ऐसा है जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो तक लेके जाता है आपको? वो है फेमिलियरिटी बायस। आपको जब आप चीजों के साथ लाइक फेमिलियर हो जाते हो ना, तो आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना देते हो ना कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें आप फंस के रह जाते हो। क्वेश्चन नंबर 50, where are the standard risk factors of a mutual fund scheme disclosed? Option A, scheme information document SID. Option B, statement of additional information SAI. Option C, fund fact sheet. Option D, addendum. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स डिस्क्लोज किए जाते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और अगर आपने मॉक टेस्ट को सीरियसली दिया है तो आपको 50 आउट ऑफ कितना मार्क्स आया, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कम मार्क्स आया है तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कम मार्क्स, जिस भी क्वेश्चन में आपको रॉन्ग गया है, वो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके कंसेप्ट को हमारे वीडियोस में दोबारा जाके आप चेक कर लीजिए या अंडरस्टैंड कर लीजिए, सो दैट आप एग्जाम के लिए एकदम ना, बोलते हैं ना, फुल प्रूफ प्लान के साथ ही एग्जाम में उतरे एंड इजीली आप एग्जाम को एस कर पाए अच्छे मार्क्स से, ठीक है? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो, और हमारे वीडियोस पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।